हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर देख सकते हैं। अगर वहाँ सर्च कीजिएगा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स बाय सुनील सर, या फिर आप लोग उसमें आराम से सर्च कर सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो मैंने बीएसटी के बहुत अच्छे तरीके से वो सब सारा चीज जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स को मैंने डिस्कस करा, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अब 2-3 चैप्टर और बच रखे हैं, तो मैं इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर दूंगा 2-3 दिनों में, तो उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट का जो 10 दिन बचेगा या लास्ट का मतलब एक बोला जाए कि 7 डेज बचेगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन सीरीज लाएंगे, एक छोटा सा जो 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा किसका, एक तरीके से वो बीएसटी का, और 100 क्वेश्चन किसका रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का। तो ये दोनों का सीरीज रहेगा, तो वो 100 क्वेश्चन का सीरीज को हम लोग अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो चलिए बिना कोई देरी किए हुए नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके रिलेटेड क्या एमसीक्यूज है वो हम लोग देखते हैं। उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो क्या है। पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास है डैश ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेट। देखो 3 तरीके का मेथड होता है, 3 मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम। अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा तो उसमें पहला है प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड है या फिर उसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड। दूसरा है इनकम मेथड, और जो तीसरा है वो हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि डैश इज द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम by measuring the aggregate value of final expenditure of goods and service produced in the country over a period of time। इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि यहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर के बारे में बात हुआ, तो यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेथड, मतलब एक तरीके से ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आई होप सो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, फटाफट देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आप लोगों को इसका एक प्रॉपर ये चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, और वहां भी वीडियो शेयर किया जाता है, तो वहां से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और आने वाले समय में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक होगा वो चीज वहां पर डाला करूंगा मैं, और साथ ही साथ बीएसटी का भी, ताकि आप लोग यहाँ से अपडेट रहें। जो भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अभी नए नए आ रहे हैं, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट जो नया नया ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ बोला डिलीशन विच मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द रेगुलर वीएस एंड टीएस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो सामान वीएस एंड टीएस हो जाता है, वीएस एंड टीएस का मतलब जो टूट फूट जाता है ना, जो वियर और टीयर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रॉस वैल्यू रहता है, ग्रॉस वैल्यू में हम लोग इसको माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तब भी वो क्या आता है, नेट वैल्यू आता है। क्या आता है, नेट वैल्यू आता है, हाँ या ना, है कि नहीं। डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो कि आपने फैन लिया या फिर आपने कुछ मशीन लिया, मशीन में कुछ खराबी हो गया होगा, कुछ उसको मैकेनिकल कॉस्ट लगा होगा, या कुछ पार्ट्स आपको बदलने होंगे, तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो आई होप सो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि examples of a steel sheet used for making automobiles and copper used for making utensils. Here steel and copper can be resembled as, इसको स्टील और जो एक तरीके से कॉपर है, देखो स्टील से क्या बनाया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स, कॉपर से क्या बनाया जा रहा है, यूटेंसिल्स। तो ये दोनों क्या रिजेंबल कर रहा है, तो एक तरीके से क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स वैसा गुड्स होता है जो चीज इस्तेमाल करके, मतलब प्रोसेस में जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ सके, है कि नहीं, जो फाइनल गुड्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप क्या ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड में क्या इस्तेमाल हुआ है, एक तरीके से बीट या फ्लोर हुआ है। तो ठीक है, तो बीट और जो फ्लोर हो गया वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया क्योंकि इसके प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ, और जो ब्रेड हो गया वो फाइनल गुड्स हो गया क्योंकि इसे फाइनली कंज्यूम किया जाएगा, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। तो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है भाई, देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि डैश इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम मतलब एक तरीके से जीडीपी प्लस एनएफआईए, मतलब एनएफआईए। इसमें क्या होता है कि जो इनकम हम लोग अपने देश में, अपने देश मतलब जो इनकम जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, मतलब बहुत सारे फॉरेनर जो रहते हैं वो हमारे देश में कमा रहे हैं और बहुत सारे विदेश में हमारे लोग रह रहे हैं वो भारत में पैसा भेज रहे हैं, उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको क्या बोला गया, आंसर नंबर बी होगा। यहाँ क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जब हमारे देश से जो पैसा बाहर गया हुआ है दूसरे देश में जाता है उसको, और जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं उनका पैसा हमारे देश में जो आता है, अगर मान लो हमारे देश से 50,000 रुपया गया है, ठीक है, और जो बाहर से आया है वो 30,000 रुपया आया है, बाहर से 30,000 रुपया, तो उन दोनों को माइनस करके क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं जीडीपी में, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से जीएनपी कहलाएगा। वो क्या, जीएनपी। आई होप सो इसका ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि द रिसोर्स रिच अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव सम ऑफ द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो उसमें बहुत सारे हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, लेकिन वो लोग, उन लोगों के पास साधन नहीं है, मतलब वो रिसोर्सेज नहीं है या फिर वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू वो लोग उस चीज को निकाल सकें। इसीलिए जो डेवलप्ड इकोनॉमी रहती है वो वहां जाकर क्या करती है, जैसे बोला जाता है कि भाई गोल्ड वगैरह वहाँ अफ्रीका में नदियों में पाया जाता है। भाई ये बह रहा है पानी ना, अगर ये नदी है तो यहाँ पानी अगर बह रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर जो रॉ गोल्ड होता है, जो रॉ मटेरियल होता है गोल्ड का, वो चीज पाया जाता है, तो उससे वो माइनिंग खनन करने के लिए उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ पर डेवलप्ड कंट्री जाकर वो काम करती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी, इसका मतलब क्या है कि रिच है लेकिन वो क्या, सम ऑफ द पुअर कंट्रीज, उनको क्या है, एक तरीके से वो पुअरेस्ट कंट्रीज में एक आते हैं। देखो उतना, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सारा साधन होने के बाद भी अगर आप लोग उसे इस्तेमाल या फिर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप गरीब हो। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप उसे अच्छे तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे, तो एक दिन आप क्या हो गए, एक गरीब बन जाओगे। तो ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस रहना बड़ी बात नहीं, उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप लोग, और वो चीज का इस्तेमाल करके आप लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज ज्यादा मायने रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या बोला गया कि द गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री, कि जो सारे गुड्स परचेज किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, वो सारा गुड्स रिप्रेजेंट नहीं करता है जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जितना हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा तो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता है। डैश टेक इनटू अकाउंट फॉर ऑल द सर्विस, ये कौन सा अकाउंट है जो इसमें अकाउंट करता है, एक बोला जाए बी, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है और कितना कंज्यूमर ने कंज्यूम करा है, एक तरीके से। क्या इसका मतलब, क्या, ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो होता है, एक रियल जीडीपी होता है और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। देखो रियल जो जीडीपी होता है ना वो कांस्टेंट करता है, एक तरीके से बोला जाए कि एक कि भाई आपका जो बेस ईयर के हिसाब से क्या हो रहा है, और जो रियल जीडीपी होगा वो करंट ईयर के हिसाब से होगा। क्या, करंट ईयर के हिसाब, नहीं सॉरी, ये होगा आपका करंट ईयर के हिसाब से जो नॉमिनल होगा, और जो रियल जीडीपी होगा वो बेस ईयर के हिसाब से होगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आप लोगों को पता भी होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो ये चीज बताता है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होगा। अब बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, इन इंडिया मोस्ट हाईलाइटेड मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन, कि मोस्ट जो हाईलाइटेड मेजर्स है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं वो क्या है, तो क्या बोलते हैं, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हमारे देश का नेशनल इनकम को निकालते हैं, या फिर इंडिया में, क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिक के बारे में बात किया जा रहा है थोड़ा सा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है, देखो दो तरीके का होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है एक मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर, सिंपल में समझो कि जिस प्राइस पर मार्केट में बिक रहा है, जिस प्राइस पर मार्केट में बिक रहा है तो वो मार्केट प्राइस हो गया, और जिस जिस प्राइस पर बन रहा है, मतलब क्या, अगर टैक्स को हटा देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। जब टैक्स लग के मार्केट में बिकेगा ना, और बिना टैक्स लगे ही प्रोड्यूस होगा तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या होता है, गुड्स लाइक फूड, क्लोथ, सर्विस लाइक अ रिक्रिएशन आर दे आर कंज्यूम्ड एंड परचेस्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स।
मतलब एक तरीके से अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा फूड क्लोथिंग वगैरह परचेज किया था एंड सर्विसेज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक तरीके से फाइनल गुड्स है। क्या कौन सा गुड है, क्यों, क्योंकि ये कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, ये कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या बोला जाए कंज्यूम करने के लिए वो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स हो गया। आई होप तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बिना कोई देरी किए हुए, दिस इज द वे टू मेजर द चेंज इन द प्राइस ऑफ द इकोनॉमी, कि इसमें से कौन सा मेजर्स है या कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या, प्राइस की, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हुआ वो कितना चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक मेजर इंडिकेटर है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या तय करता है, ये क्या बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितना प्राइस उसका चेंज हुआ है, कितना बढ़ा या घटा है, या कितना इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, वो सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताता है, कितना महंगाई बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। तो ये बात याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ अ फार्मर सप्लाईज 100 रुपीज ऑफ वीट, 100 रुपीज का वीट अगर मान लो कि फार्मर्स ने सप्लाई करा, बेकर सेल द प्रोड्यूस, अब बेकर्स ने क्या 200 रुपए में बेच दिया। बेकर्स ने कितना बेचा, बेकर ने बेचा एक तरीके से 200 रुपए में, प्रोड्यूस किया 200 रुपए में। बेकर ऑल्सो यूजेज 50 रुपीज एज अ कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इसने 50 रुपए और ऐड करा, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल कंजम्पशन, के टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो टोटल कंजम्पशन हो जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन और एक तरीके से टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन, की वैल्यू कितना ऐड कर रहा है। तो एक तरीके से फार्मर ने 100 किया और ये इसने 2 करा, ठीक है। और ये 50 कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, आप ही सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि 100 यहाँ है और ये 50 यूज किया इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब 100 तो फार्मर्स ने किया है, ठीक है, और केक और ये 50 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 150। आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है डैश डैश मीन्स द जीडीपी इवेल्युएटेड एट अ सेट ऑफ कांस्टेंट प्राइस। कौन है जो कांस्टेंट प्राइस पर सेट करता है, तो रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या रहता है, एक तरीके से बोला जाए कि कांस्टेंट प्राइस पर करता है, कांस्टेंट प्राइस रहता है, और ये करंट प्राइस पर नहीं रहता है। तो ये चीज रियल जीडीपी याद रखिएगा। ये जो रहता है वो करंट प्राइस पर रहता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, ये क्या है, करंट प्राइस। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी ऑन द अदर हैंड इज सिंपली द वैल्यू ऑफ डैश ऑफ द करंट प्रिवेलिंग ईयर। कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी एक तरीके से जो भी एनडीपी होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ करंट प्राइस जो होगा उसके बारे में ये प्रिवेलिंग प्राइस में बताता है। मतलब मान लो कि 2022 है और 2023, मतलब 2022 और 23, 2022 से लेकर 2023 तक कितना जो प्राइस है वो बढ़ा या घटा है उसके बारे में आपको बताएगा। लेकिन रियल जीडीपी आपको बेस ईयर 2011 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया कि जीडीपी क्या होता है, सी प्लस आई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जी और एक्स क्या डिनोट कर रहा है, तो जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोट कर रहा है और जो एक्स है वो नेट एक्सपोर्ट डिटरमाइन कर रहा है। जिसका आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। अब आते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, रेम्यूनरेशन ऑफ विच डैश एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड अ लैंड, रेम्यूनरेशन फॉर विच इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेम्यूनरेशन यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके से मैंने बताया था, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, और एक एक बोला जाए कि कैपिटल, ठीक है। तो ये लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, तो ये बात याद है। तो यहाँ पर एक तरीके से रेम्यूनरेशन जो एंटरप्रेन्योर का होगा वो क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, और जो लैंड रहता है वो क्या करता है, रेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, और नीचे क्या होगा, लैंड की जगह पर रेंट। और कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट, याद रखिएगा। कैपिटल किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से। और जो लेबर रिलेटेड है, लैंड तो रेंट हो गया, और जो लेबर हो गया वो वेजेस हो गया, ठीक है, वेजेस। तो आई होप सो ये सब सारा चीज कंप्लीट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है in case of unexpected rise in the sales of a firm will have a no stock of the goods left which was not anticipated। जो मतलब अंदाजा नहीं लगाया गया था और सेल्स अचानक से बढ़ गया, सेल्स अचानक से बढ़ गया, ठीक है, और वो उसके पास स्टॉक भी खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। क्या हो गया कि अनप्लान्ड तरीके से हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, उतना वो बढ़ गया, इसी वजह से हम लोगों ने जो स्टॉक था
वो बचा के नहीं रखा था। नो स्टॉक ऑफ द गुड्स लेफ्ट, कोई भी स्टॉक नहीं बचा जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टॉक करके रखा था, तो इसको बोलेंगे अनप्लान्ड, क्योंकि अचानक से बढ़ा है, अनएक्सपेक्टेड से बढ़ा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ये एक बोला जाए कि केस बेस्ड स्टडीज है। अ फार्मर्स प्रोड्यूस अ कॉटन सेल्स इन एन स्पिनिंग मिल्स एंड अ रॉ मटेरियल अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरीके से कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, सोल्ड कर रहा है टेक्सटाइल मिल्स में, वेयर देयर इज प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्लॉथ। और उसे क्या किया जा रहा है, क्लॉथ में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। द क्लॉथ इज देन इन टर्न्स एंड थ्रू द another productive process and articles of the clothing which is then ready to sold finally। क्या होता है, कॉटन का इस्तेमाल करके फिर यार्न या स्पिनिंग करके यार्न किया जाता है, फिर उसको टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके उसको किया जाता है, फिर लास्टली क्लोथ बनता है। तो एक तरीके से हियर क्लोथ, क्लोथ क्या टर्म कर रहा है, तो क्लोथ एक तरीके से फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर इसे कंज्यूम करने वाले हैं। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इससे भाई, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बोला जा रहा है इन बार्टर सिस्टम गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज अगेंस्ट ईच प्रोडक्ट। बार्टर सिस्टम में क्या रहता था, एक एक कोई इंसान रहता था और दूसरा कोई इंसान रहता था। अब उन दोनों इंसान के जरूरत को आपस में क्या किया जाता था, वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब एक तरीके से कमोडिटी और कमोडिटी से एक्सचेंज होता था इन दोनों का, है कि नहीं। इनके पास कमोडिटी, इसके पास ये वो कमोडिटी ले लेता था जो इससे जरूरत है, मतलब जो इसके पास है, और जो इसके पास है वो ये ले लेता था। तो इस तरीके से वो बार्टर सिस्टम पूरा चलता था। तो यही बोला जा रहा है कि दिस एक्सचेंज आर रजिस्टर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा रजिस्टर्ड इकोनॉमिक, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या है, एक तरीके से करेक्ट है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आता है 18। 18 में क्या है, देन देयर इज अदर गुड्स दैट इज ड्यूरेबल कैरेक्टर, जो ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक चलता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड देयर इज अ टूल इम्प्लीमेंट एंड मशीन्स will they make a production of other commodity feasible and they themselves do not transform this production process। वो अपने से themselves वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करता है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या एक तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग एक तरीके से फाइनल गुड्स में कंज्यूम करते हैं, है कि नहीं। तो एक तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यूज होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिससे हम लोग वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है 19th क्वेश्चन। कैसा आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ये मत भूलिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड तो ज्वाइन कर लीजिए आज ही, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग जाके वहां से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ। इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल इन द सेल्स, अगर अनएक्सपेक्टेड फॉल हो गया सेल्स में, मतलब क्या, सेल्स कम हो गया अचानक से, और अनसोल्ड जो स्टॉक था विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड, और जो अनसोल्ड था उतना एंटिसिपेट नहीं किया गया था, तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन, वो डी एक्यूमुलेशन हो जा रहा था जब अनएक्सपेक्टेड राइज हो जा रहा था। और सेल क्या हो जाएगा, अचानक से क्या हो गया, स्टॉक हम लोगों का बढ़ गया। अब नहीं नहीं कोई लिया है भाई, तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो स्टॉक राइज हो गया, तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट मतलब क्या हो गया, जमा हो जाना। तो ये बात याद रखिए। अब आते 20 पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जो पीडीआई होता है, इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम विच बिलोंग्स टू, वो पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम है, और वो कहाँ किस लिए कहाँ बिलोंग करता है, किससे थ्रू बिलोंग करता है, तो वो हाउस होल्ड से, कि एक हाउस होल्ड का किस तरीके से इनकम डिस्पोज हो रहा है और कितना खर्च कर रहा है, वो चीज इसमें डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आई होप सो आपका पूरा क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि कॉन्सेप्ट कहाँ हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट्स के बारे में। तो एग्रीगेट्स के बारे में एक ही जगह पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में। कहाँ, इंडिविजुअल के बारे में मैंने बताया था बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं भाई। प्लेलिस्ट में इको और बीएसटी के बारे में पूरा है, सीयूटी इको बीएसटी है, वहां से जाकर आप लोग आराम से लिखा हुआ है सीयूटी 2023 और इको बीएसटी लिखा हुआ है, ठीक है, 2023। तो वहां से जाकर आप लोग सारा इको और बीएसटी का जो भी वीडियो है वो सब सारा आप लोग देख सकते हैं। 22nd क्वेश्चन, द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशंस टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, बजट, टैक्सेशन एंड पॉलिसी। एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो सारी चीजों का डिसीजन ले रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, कंजम्पशन को लेकर हो, बजट को लेकर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या बोला गया,
द गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द प्रोड्यूसर, जो रेडी है यूज करने के लिए प्रोड्यूसर का, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से फाइनल गुड्स और एक तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स। एक तरीके से ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए और सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या कि यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया तो वो फाइनल गुड्स भी हो सकता है, और एक तरीके से क्या हो सकता है, वो प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। आई होप तो ये चीज कंप्लीट हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, डैश ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू अ इंटरमीडिएट एंड फाइनल कंजम्पशन, कि जो इंटरमीडिएट और फाइनल कंजम्पशन को क्लासिफाई करने की बात करता है। इसका क्या एक तरीके से कंजम्पशन, कि कौन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फाइनल कंजम्पशन, वो कंजम्पशन के हिसाब से बताता है। अगर मान लो कोई वीट जो है वो वीट यहीं पर खा ले रहा है, वो मतलब कच्चा वीट को खा रहा कोई इंसान मान लो, तो इसका मतलब क्या वो वही फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन जब तक अल्टीमेट, तो ये क्या कंजम्पशन पर डिपेंड करता है दोनों, कौन कौन सा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। आई होप तो ये चीजें कंप्लीट होगा। 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया, कि बोला गया है कि द गुड्स यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर लाइक अ टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा टूल्स इस्तेमाल किया जाता है, इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है, प्लांट्स यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो सी है हमारा ऑप्शन, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इसे हम लोग बोलते हैं। बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी आर कैपिटल गुड्स, बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग से क्या आता है, पैसा आता है। प्लांट से क्या आता है, प्लांट अगर फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है तो वहां से पैसा आ रहा है। मशीन से क्या हो रहा है, आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो फिर आपको पैसा दे रहा है, एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल गुड्स हो गया। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूडिंग, इसमें से कौन सा है जो कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूड कर रहा है, तो दे आर यूज्ड लेस देन 1 ईयर। तो ये क्या है, ये कैपिटल गुड्स का, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड खेल दिया है। यहाँ पर क्या बोला कि एक्सक्लूड, जो कैपिटल गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो भाई कैपिटल गुड्स सालों सालों तक चलता है, एक साल तक नहीं चलता है, मतलब एक तरीके से बोला जाए यूज फॉर लेस देन। तो दे आर हाई वैल्यूज का वैल्यू हाई होता है, बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक सही है। दे हैव एसेट इन द कंपनी एंड दे यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, और प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है आप लोगों को। अब आते हैं 27th क्वेश्चन पर। 27th क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ द फिजिकल स्टॉक ऑफ द कैपिटल, फिजिकल जो स्टॉक होता है वो कैपिटल का अगर एड ऑन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे और कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन और एक इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर पेमेंट आर दोज पेमेंट्स व्हिच हैव नो रिटर्न सर्विस। ट्रांसफर मतलब मान लो एक बार सरकार ने ट्रांसफर कर दिया लोगों के खाते में सब्सिडी, तो वो फिर सब्सिडी वापस नहीं आएगा। एक होता है सब्सिडी वापस नहीं आएगा, तो एक तरीके से वो नो रिटर्न सर्विस रहता है उसका। आई होप तो ये बात पता होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, बिना कोई देरी किए। रियल नेशनल इनकम मीन्स, जो रियल नेशनल इनकम रहता है वो किससे इनकम होता है, मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस के बेस पर किया जाता है, और एक तरीके से रियल जीडीपी वो करता है। क्या करता है, रियल जीडीपी करता है। तो आई होप सो ये चीज पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन द जीएनपी कैलकुलेशन अगर ग्रॉस नेशनल निकाल रहे हैं, क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड, इसमें से कौन सा है जो एक्सक्लूड किया जाएगा, तो डी गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आता। रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, डिविडेंडा लिख दिया लेकिन डिविडेंड आता है। तो ये तीनों हमारा इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर राइट है वो आंसर नंबर डी है, क्योंकि ये एक्सक्लूड किया जाता है बीएनपी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। कहीं अगर तुमको बोला गया है कि एनएनपी नेशनल इनकम निकालो, तो आप क्या निकालोगे, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालोगे। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या निकाल रहे हो, नेशनल इनकम निकाल रहे हो। तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम एक्योर्ड। नेशनल इनकम क्या होता है, जितना भी सम ऑफ द फैक्टर इनकम रहता है, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, दोनों तरीके से। नेशनल इनकम जो होगा, डोमेस्टिक इनकम में जो नॉन रेसिडेंट रहेंगे उनका काउंट नहीं होता है, लेकिन नेशनल इनकम में दोनों जो रेसिडेंट रहते हैं और प्लस नॉन रेसिडेंट रहते हैं उन दोनों का काउंट होता है इनकम। आई होप सो ये चीजें पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा क्लियर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा चीज है जो अफेक्ट कर रहा है नेशनल इनकम को। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या करता है, नेशनल इनकम पे मतलब इफेक्ट करता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स कौन देता है, बिजनेसमैन। कि जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, उससे जो पैसा
या जो टैक्स दे रहा है वो बिजनेसमैन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो वो इफेक्ट करता है नेशनल इनकम पर, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स, जो डोमेस्टिक इनकम रहता है उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, टेरिटोरियल वाटर्स या एम्बेसीज ऑफ कंट्रीज लोकेटेड अब्रॉड, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसमें इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है हमारे देश का, जहाँ भी पॉलिटिकल रीच है, जहाँ पे पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, तो वो सब सारा चीज हमारा क्या होता है, एक तरीके से डोमेस्टिकली टेरिटरी के अंदर आता है। आई होप तो ये चीजें कंप्लीट होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। व्हेन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी ऑफ द कंट्री है, इज कैलकुलेटेड एट अ करंट प्राइस, अगर करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल जीडीपी। अगर कांस्टेंट पर किया जाए तो वो रियल जीडीपी। तो करंट प्राइस पर किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको नॉमिनल जीडीपी। जैसा कि मैंने बता रखा बार बार, ये क्वेश्चन एक आ सकता है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली एक बार देख लेना, है कि नहीं। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इज एस्टिमेटिंग द जीएनपी। जीएनपी में आता है, तो जीएनपी क्या हो गया, एक तरीके से डबल काउंटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से डबल काउंटिंग का भावना आ जाता है, एक तरीके से डबल काउंटिंग होने का बहुत चांस रहता है, इसके वजह से यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आता है जीएनपी में। आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया, 37 में, सॉरी 36 हो गया, 37 37 में क्वेश्चन बोला गया है कि as per the value added method, the measuring of national income, identify which of the items will be excluded। इसमें वैल्यू एडेड मेथड में क्या चीज एक्सक्लूड किया जाता है, तो यहाँ सेल्स प्रोड्यूस सेकंड हैंड, जो भी सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनके सेल्स को हम लोग एड ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू एडेड, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो जितना आउटपुट हुआ है और जितना वैल्यू ऐड हुआ है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से उनको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो इंटरमीडिएटली कंज्यूम हो रखा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 और 40 बचा हुआ। 39 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड, क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। इनकम मेथड में एक्सक्लूड किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। इन इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग वगैरह एक्सक्लूड किया जाता है, गैम्बलिंग वगैरह का जो पैसा होता है, जो इनकम आता है, वो चीज इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होता है। विंडफॉल गेन जो होता है, इनकम फ्रॉम अ विंडफॉल गेन, या फिर बोला जाए ट्रांसफर अर्निंग लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप वगैरह मिला है, वो सब सारा चीज जो होगा, या किसानों को कुछ सब्सिडी वगैरह दिया जा रहा है, वो सब सारा पैसा क्या होगा, इनकम मेथड में काउंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है इनकम मेथड में, याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो नेट इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, नेट कभी भी आएगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें माइनस कर देंगे हम अगर डेप्रिसिएशन, तो हमारा नेट आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग 28 मिनट या 30 मिनट के आसपास वीडियो देखे, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। टेलीग्राम एक बार आप लोग जरूर आप लोग यहाँ पर जाके लिंक क्या बोला जाए सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लें वो सारा जो भी मैंने बना रखा है, जो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड जय हिंद। मिलते हैं कल रात 8 बजे।